अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट के जज की मुबैना ऑडियो को आए 4 दिन से जायद हो गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ आला अदलिया की इस हवाले से खामोशी मजीद सवालात को जन्म दे रही है। हुकूमत पहले ही ऑडियो का फोरेंसिक कराने और फोरेंसिक रिपोर्ट पर कार्रवाई का ऐलान कर चुकी है और अब मुल्क की तमाम बार्स ने मुश्तरका तौर पर जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बार्स ने चीफ जस्टिस से ऑडियो लीक्स का फोरेंसिक कराने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल्स के मुतालबे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बार काउंसिल्स ने ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अलग अलग रेफरेंसेस दायर करने का फैसला किया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से मुतालबा किया था कि इन ऑडियो लीक्स की फोरेंसिक करवाई जाए। अगर ये साबित होती है कि वो फेक है तो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ये साबित होता है कि ये सही है और वही लोग अफराद हैं जिनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानब से कोई जवाब न दिया गया। ये इमरजेंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें मुत्तफिका तौर पर यह फैसला हुआ कि तमाम बार काउंसिल अपने अपने सेपरेट रेफरेंस फाइल करेंगे आर्टिकल 209 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के खिलाफ ये यूनानिमस फैसला है और ये विल ऑफ दी बार है। वेरी फर्स्ट डे अगर आप हमारी प्रेस रिलीज देख लें और फिर लाहौर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने ये कहा था कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। अब ये बात सामने आ गई है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अदलिया के वक़ार को बुलंद रखने के लिए किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। किसने बनाई ऑडियो, किसने टेप की, किसने रिकॉर्ड की, ठीक है, इसका भी पता कर लें। लेकिन बात तो ये है ना कि ये बताएं कि ये हकीकत है या नहीं है। और अगर ये हकीकत है तो फिर अदलिया के वक़ार के लिए, इस मुल्क में इंसाफ के तकाज़ों को जो है वो बुलंदो बाला रखने के लिए किसी को रिज़ाइन करना चाहिए, अपनी ज़ात से ऊपर उठना चाहिए। इससे पहले नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी सुप्रीम कोर्ट के जज से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर चुकी हैं। एक तरफ हुकूमत और बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जज के खिलाफ प्रोपेगंडे के मुल्जिमान को कटहरे में खड़ा किया जाए या फिर अदालत का इस हवाले से जवाब आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी जो ये इश्यूज हैं उनके ऊपर नोटिस लेके या तो इनको कटहरे में खड़ा करें या फिर जिस तरह से वो PMLN का प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जवाब आना सुप्रीम कोर्ट से ज़रूरी है। उनकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आनी चाहिए। लेकिन जहां इस ऑडियो पर हुकूमत अपोजिशन पर जजेस को मैनेज करने का और अपोजिशन हुकूमत पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने का बयानिया बना रही है, वहीं इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट मुनक़सिम नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पाई है कि इस मामले पर करना क्या है। इस हवाले से आज सहाफ़ी असनाद मलिक की खबर के मुताबिक जज की मुबैना ऑडियो के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अभी तक किसी मुत्तफ़िका राय पर नहीं पहुंच सकी है। इस हवाले से जुमे के दिन एक गैर रस्मी मीटिंग हुई थी, लेकिन मालूम हुआ है कि जजिस की राय इस मामले पर बटी हुई है। खबर के मुताबिक जस्टिस काजी फायजीसा के केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2 नज़रियाती ग्रुप्स में तकसीम हैं, जबकि इस गैर रस्मी मीटिंग की तफसीलात से मालूम होता है कि यह तकसीम इन मुबैना ऑडियो लीक्स आने के बाद मजीद बढ़ सकती है। खबर के मुताबिक रवा हफ्ते किसी भी फौजदारी केस की समात वाले बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल नहीं हैं। ये दोनों जजेस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ गुज़िश्ता 1 माह से फौजदारी मुकदमात सुन रहे थे। अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी तो इन केसेस की समात करने वाले बेंच की सरबराही करेंगे, लेकिन रवा हफ्ते इनमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि आखिरी कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदूखेल इस बेंच में शामिल थे, लेकिन अब वो दस्तयाबी के बावजूद इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, जिसके बाद अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मबनी बेंच इन फौजदारी मुकदमात की समात करेगा। जबकि सीनियर वकला की राय है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक्स पर खामोशी सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकती है। ये वो वाहिद मामला नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय मुख्तलिफ है या जो मुल्क की आला तरीन अदालत के जजेस के दरमियान नजरियाती तफरीक की अक्कासी करता है। आसाद मलिक की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस के 2 कैंप्स के दरमियान जजेस की तकर्रुरी के हवाले से भी अदम एतमाद है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रजा पाशा साहब। हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से बताया कि रेफरेंस का फैसला किया गया है, मगर अभी तक ज़ाहिर 4 दिन हो गए इस मामले को। इन ऑडियो लीक्स की बहुत बातगश्त रही है, मुतालबात हो रहे हैं, 2 जमातें एक दूसरे के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा रही हैं। आप नहीं समझते कि आपको भी कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौक़िफ़ का इंतज़ार करना चाहिए था? शाहजेब खानज़ादा साहब,
बात यह है कि जिस दिन शाम को ये ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई, तो हमने उसी वक्त, ये रात का टाइम था, हमने उसी वक्त जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की और उसमें बड़ा मासूम सा मुतालबा किया कि अगर इसकी फोरेंसिक करानी ज़रूरी है और अगर ये साबित होता है कि ये जैली है तो जिन्होंने ये बनाई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और अगर ये साबित होता है कि ये हकीकी है और सही है तो फिर जज साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए। जैसे कि 1997 में 2 जजेस इसमें एक लाहौर हाई कोर्ट के अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब और दूसरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अरशाद हसन खान साहब जो हैं, उन्होंने ऑडियो लीक होने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। तो हमने इसी तनाजुर में ये बात की थी कि ये मौका है कि या तो वो बताएं, क्लियर करें, और ये 5 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास थे। अब हमारे पास तो और कोई ज़रिया नहीं है माँ सिवाय आर्टिकल 209 के इन्वोक करने के। बार एसोसिएशंस के पास और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिसके ज़रिए जो है ये फोरेंसिक करवा सकें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो फोरेंसिक कराए। हमने मुतालबा किया था और हमारा मुतालबा बड़ा जायज़ था। वैसे हुकूमत ने कहा है कि वो फोरेंसिक करा रहे हैं, अब उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, मगर तहरीक इंसाफ जो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये ऑडियो लीक्स की गई हैं, उनकी तरफ से भी मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जवाब आना चाहिए, मौक़िफ़ आना चाहिए, वो नहीं आया है। आप ज़ाहिर बार काउंसिल्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, आपको क्या बात समझ में आ रही है कि क्या कोई तकसीम है जिसकी वजह से जवाब नहीं आ रहा? क्या वजह है कि ये खामोशी है? बिल्कुल, आपके भी अपने कई प्रोग्राम्स में ये बात हुई है और हम रोज़मर्रा ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस के दरमियान एक वाज़े तौर पे धड़ेबंदी और ग्रुपबंदी मौजूद है, और इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस है। हम नहीं चाहते कि ये इदारा कमज़ोर हो। आपने देखा होगा कि माजी करीब में लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट बार और जजेस के लिए अपनी जानें कुर्बान की और सी सप्लाई दीवार बने रहे, लेकिन हमें किसी एक मखसूस जज की बात नहीं है। हम इदारे की चाहते हैं कि इदारा मजबूत बने, और ख़ास तौर पे अदलिया का इदारा इस वक्त जो पूरे मुल्क की अवाम का जो डिमांड है वो ये है कि अदलिया का इदारा गैर जानबदार और मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये ग्रुप बंदी और धड़ेबंदी ये इदारे को ख़ुद कमज़ोर कर रही है और दीमक की तरह अंदर से जो है वो खोखला कर रही है। मतलब इस हवाले से क्या आपकी खुद चीफ जस्टिस साहब से बार की हवाले से जो बार्स हैं उनका कोई राब्ता, कोई ऐसी मुलाकात, कोई ऐसी चीज़ हुई या इसका कोई इम्कान है? नहीं, इस हवाले से तो इन 5 दिनों में कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ। कबल जी जो है वो हमारे इलेक्शन जब हुए थे पाकिस्तान बार कौंसिल के, तो हम जो है एज कर्टसी कॉल वाइस चेयरमैन साहब और मैं ख़ुद दोनों हम गए थे, और चीफ जस्टिस साहब वाज काइंड एनफ, उन्होंने हमें बड़ा टाइम दिया, हमें सुना, और हमने जो मुतालबे रखे थे ख़ास तौर पे फिक्सेशन ऑफ केसेस और बाकी जो जुमला वकला के सुप्रीम कोर्ट में तकालीफ हैं उनके हवाले से जो है वो हमने बातें रखी थी कि इनको जो है वो हल करें। तो उन्होंने वादा किया था कि वो इन मामलात को देखेंगे, और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस हवाले से जो है वो अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई, ना उन्होंने हमें बुलाया, और हम इस इंतज़ार में थे कि हमारी प्रेस रिलीज़ और हमारी डिमांड के तहत ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कोई कदम उठाएंगे, लेकिन ना उन्होंने ख़ुद ना ही बज़रिया रजिस्ट्रार कोई ऐसा प्रेस रिलीज़ जारी की जिससे हमें आगाही हो। और हम कोर्ट में जब अपने केसेस करने के लिए जाते हैं या बार रूम्स में बैठते हैं तो आम वकला हमसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो मजबूरन हमें ये एमरजेंट मीटिंग जो है वो कॉल करनी पड़ी। और आप देखें कि इतनी भरपूर अंदाज में पूरे पाकिस्तान की जो स्टैचुटरी बॉडीज़ हैं, बार काउंसिल्स, वो सारी उनकी लीडरशिप जो है आला क़यादत वो आई, और आज हमारा 3-3.5 घंटे लंबा जो है वो इसी मौजू पे जो है वो गुफ्तगू शनीद होती रही और वहाँ पे ये फैसले किए गए। वैसे मगर ये जो ऑडियो लीक्स हैं
एग्जैक्टली जब आप रेफरेंस की बात करते हैं या फिर कम से कम मुतालबा करते हैं कि अदलिया का इस हवाले से मौक़िफ़ आए, दीगर जमातें भी ये मुतालबा कर रही हैं मगर अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ये एग्जैक्टली आपकी नज़र में इस्टेब्लिश क्या करता है? क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया कि वो किस हवाले में या किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और ये कंकॉक्टेड है। परवेज़ इलाही साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया। क्या ऐसी बड़ी चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है इस ऑडियो लीक से कि एक रेफरेंस हो या फिर आप इस्तीफ़े तक का मुतालबा कर रहे हैं जज साहब से? देखें शाहजेब साहब, जो इस ऑडियो लीक के किरदार हैं उनमें से एक किरदार ने, जो कि साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने इसको तस्लीम किया है, इस बात को माना है कि जी मैंने बात की है। तो ये जो है ये ज़्यादा सीरियस चीज़ है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी ताकि जो है इस हवाले से कोई क्लैरिटी आती। लेकिन इतनी एम्बिग्यूटी है इस मामले में कि तमाम लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो अपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की तरफ देख रही है और वो पूछ रहे हैं कि इस मामले का क्या नतीजा निकलना है। तो आपका जो बुनियादी एतराज़ है इसी ऑडियो से लेकर है, इसके अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं है और एक ही जज से मुताल्लिक है? देखिए, जो चीज़ सामने आई है उसी का हमने बात करनी है। इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं जो कि हमारे सामने नहीं आए, उस हवाले से हमारा बात करना मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, मगर जब आप रेफरेंस की बात करते हैं, हमने देखा है साल से अगर कोई रेफरेंस जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्या पेस होता है, जिस सिवाय जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जिनका बहुत तेज़ी से रेफरेंस चला और फिर हमने देखा कि क्या उसका मुंतकी अंजाम हुआ। आखिर में जिस हुकूमत ने किया वो भी अपनी गलती मानती है कि ये नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा तो वो स्पीड नहीं होती है। तो आप सिर्फ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं या कुछ और भी मुतालबा है? नहीं, हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं और इस रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहेंगे और हम ये चाहेंगे कि जो रेफरेंसेस इससे पहले दायर किए गए वो पेंडिंग हैं, उनका भी फैसला होना चाहिए। और ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये मुतालबात तो उस दौर में भी सामने आए थे कि कैसे आउट ऑफ टर्न फायद ईसा साहब का जो रेफरेंस है उसको पहले सुन लिया गया और फिर किस स्पीड से चला और दूसरे नहीं चलते, मगर उसके बाद हमने देखा कि वो स्पीड नहीं नज़र आई है। देखिए, बात यह है कि ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि सारी आवाम जो है वो देखती है। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि कई जजेस पे कोई करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए और वो फिर रेफरेंस जो है वो उन्होंने इस वजह से फ़ाइल कर दिए कि उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। मैं ज़ाती तौर पे और पाकिस्तान बार कौंसिल का ये डिटरमिन व्यू है कि ऐसे रेफरेंसेस जो करप्शन की बुनियाद पे कई जजेस के ख़िलाफ़ दायर किए गए तो ये काफ़ी नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दे दें तो वो रेफरेंस जो है वो विड्रॉ हो जाएगा, बल्कि करप्शन के जो रेफरेंसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये तभी जो है वो अवाम का और वकला का अदलिया पे एतमाद जो है वो बढ़ेगा और ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से बात करेंगे। हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसनात, बहुत शुक्रिया। हसनात, आज आपने इस हवाले से स्टोरी भी की जिसके हक़ाइक़ हमने अवाम के सामने रखे। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुसलसल और मुकम्मल खामोशी है, जबकि आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा कि मुख्तलिफ बार रेफरेंस की तरफ जाएंगे, हुकूमत भी कह रही है, खामोशी क्यों है? जी शाहजेब, कोई फार्मल इस तरह का एलामिया नहीं जारी हुआ जो ये ऑडियो लीक्स आई हैं, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग फुल कोर्ट हुई, उसमें इतलात ये हैं कि ओपिनियन डिवाइड थी। एक सेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनका ये था कि जी इस मामले को प्रोब किया जाए, और लेकिन कुछ जजेस का ख्याल था कि हमें जिस तरीके से ये ऑडियो सामने आई और एक केस सब्जुडिस था तो ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। तो ये सारा मामला अब जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ में है कि वो इसको किस तरह अब आगे जो है वो चलाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि हमने देखा कि जस्टिस काजी फायद ईसा केस के बाद वहाँ जो है वो बड़ी एक जो है वो डिवीज़न वाजे है, नज़रियाती डिवाइड कहें या और मुख्तलिफ मामला देखें। वो 4-5 साल से हर मामले में चाहे जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो केसेस की फिक्सेशन हो, बेंचेस की
की कंपोजिशन हो, ये डिवाइड नज़र आई है। तो इसमें इवन अब ये भी है कि जस्टिस मज़ाहिर एक बेंच जो है वो हेड कर रहे थे, तो दो जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल वो इस हफ्ते उनके साथ नहीं बैठ रहे। तो ये एक बड़ा जो है वो जो सीनियर वकला हैं वो भी बड़े परेशान हैं इन हालात में कि पहले हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइसा केस के बाद कुछ जजेस जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ नहीं बैठते थे, और अब जो है वो इस तरह की जो है वो इतलात आ रही हैं कि जी जस्टिस मज़ाहिर के साथ भी कुछ जजेस नहीं बैठ रहे। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके लिए चैलेंज है कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे डील करते हैं। अगर आप इस केस को जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस काजी फ़ाइसा के अगर मामलात को देखें तो वो कंपैरिजन करें तो बड़ा जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो है वकला का, कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ जो वकला के दोनों धड़े थे, प्रोफेशनल लॉयर्स और इंडिपेंडेंट ग्रुप, ये दोनों जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ खड़े थे। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर के हवाले से हमने देखा कि आज जो तकरीबन सारी प्रोविंशियल बार और पाकिस्तान बार कौंसिल जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वकला की, उन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि जी हम सेपरेटली कंप्लेन फाइल करेंगे उनके खिलाफ। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है मामला। इसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप, और इंडिपेंडेंट ग्रुप याद रहे कि माजी में जब जस्टिस मज़ाहिर पे इससे पहले एक उन पर प्रोसीडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनिशिएट की, तो इसी ग्रुप के जो सरकर्दा लोग थे उन्होंने उनको फुली सपोर्ट किया। लेकिन अब जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कि वो कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इसको प्रोब करें। लेकिन दूसरा जहां तक प्रोफेशनल ग्रुप जिसे हामिद खान ग्रुप कहते हैं, वहां से भी खामोशी है। एक तो आबिद ज़ुबैरी साहब का नाम आ गया है, वो डिफेंसिव हैं, इस तरह से वहां भी उनकी कोई इस तरह की उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये बड़ा मसला आ रहा है वकला की तरफ से उनको सपोर्ट ना मिलना। लेकिन बहुत से इंडिपेंडेंट वकला से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑडियोज जो आई हैं इसमें जो है वो अगर आप देखें तो बड़ा मुश्किल होगा कि उसमें आप इस तरीके से मिसकंडक्ट जो है वो साबित कर पाएँ। जो इसमें बड़ी जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी वकला को, जो है वो एविडेंस और लाने पड़ेंगे। जो मटेरियल उनके हवाले से आया है उसमें अभी जो है वो आप प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकती हैं, लेकिन किसी जज को और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए जिस किस्म के चीज़ें चाहिए, मेरा ख्याल है कि अभी और इस मटेरियल पे जो है वो आप ये नहीं कह सकते। और हसनात, अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाता है तो वहां क्या सूरत हाल नजर आती है? और जो बड़ा मामला है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ दो जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइसा और जस्टिस सरदार तारिक हैं, और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस अमीर भट्टी हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी की जो कंपोजिशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर ये मामला चलता है इससे। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग है इनिशिएट, वो चाहे 4 जज कहते भी रहें, वो जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इनिशिएट नहीं करेंगे तो वो इनिशिएट नहीं होगी। जब इनिशिएट होगी तो फिर उनका रोल आएगा। तो पहले तो सबसे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहे कि वो किस तरह इस चीज़ को देखते हैं, फिर जब आएगा तो फिर कंपोजिशन जैसे मैंने बताया इसमें जस्टिस काजी फ़ाइसा है जिन्होंने माजी में हमने देखा कि जस्टिस मज़ाहिर की एलिवेशन की मुखालफत की, डिसेंट किया। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मज़ाहिर का कभी हमने नहीं देखा कि बेंच इकट्ठा हो सुप्रीम कोर्ट में। तो और इसी तरह जस्टिस अहमद अली शेख जिनको 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया जा रहा, जस्टिस अमीर भट्टी उनके हवाले से, और जिस तरह आजकल चीज़ें चल रही हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देखे। लेकिन सबसे पहले ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या वो इस मामले को वो ये चीज़ वो समझेंगे कि इस मामले को मिसकंडक्ट या इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 184(3) में कोई सो मोटो लेके ओवरऑल इस मामले को देखें कि ऑडियोज जिस तरीके से आई हैं, ये सर्विलेंस का मामला है, इसको देखें। लेकिन बहुत से वकला का कहना है कि जी यही मामला जस्टिस काजी फ़ाइसा केस में भी थे। अगर उस वक्त ये चीज़ें और सर्विलेंस का मामला उस वक्त इन जजेस के सामने रखा गया तो उस वक्त जस्टिस
चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल का ये मौक़िफ़ था कि जी और ये उनका जो जजमेंट थी 19 जून 2020 की, उसमें ये था कि मटीरियल चाहे जैसे भी आए, लेकिन अगर मटीरियल में वो एडमिटेड फैक्ट है या वो उसमें है तो वो जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक मामला है कि अगर मटीरियल ऑब्जेक्शन तरीके से या गलत तरीके से भी लिया गया है लेकिन उसमें कोई जान है तो वो इस्तेमाल हो सकता है, ये उनकी अपनी जजमेंट है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें हैं अगले 2 हफ्ते इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए के हतक इज़्ज़त के केस में इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म हो चुका है। ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के कंडक्ट की वजह से उनके हक़ दिफा के खात्मे का फैसला जारी कर दिया है। 2017 में शहबाज शरीफ ने इमरान खान के उन इल्ज़ामात पर हतक इज़्ज़त का दावा किया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर पनामा पेपर से मुताल्लिक़ खामोशी इख्तियार करने पर इमरान खान को रिश्वत की पेशकश की थी, जिस पर 4 साल बाद यानी 27 जुलाई 2021 को इमरान खान ने अपना तहरीरी बयान जमा कराया। जब दोनों तरफ से अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया गया तो अदालत ने प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया और शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों की तरफ से अपनी अपनी इंटेरोगेटरीज यानी सवालात जमा करवाए गए और जिसके बाद शहबाज शरीफ ने इमरान खान के जमा करदा सवालात का 16 मार्च 2022 को जवाब दे दिया। लेकिन 9 मई 2022 को इमरान खान ने शहबाज शरीफ के सवालात पर जवाब जमा कराने के बजाय उनके सवालात पर एतराज़ात आयद कर दिए और इसे मुस्तरद करने की दरख्वास्त कर दी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के इन एतराज़ात को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये एतराज़ात सवालात जमा कराने के 7 दिन के अंदर अंदर आयद किए जा सकते हैं और इमरान खान जवाब जमा कराने के लिए मुख्तलिफ इल्तवा लेते रहे और जब जवाब जमा कराने की नौबत आई तो उन्होंने सवालात के जमा होने के 2 माह बाद उन पर एतराज़ आयद कर दिया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें 10 अक्टूबर 2022 तक अपने जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी, मगर इमरान खान ने जवाब जमा नहीं कराया, जिसके बाद 24 नवंबर को अदालत ने जवाब जमा न कराने पर यह करार दिया कि इस केस में अब इमरान खान हक़ दिफा खो चुके हैं। फिर इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि इमरान खान ट्रायल कोर्ट के फैसले में किसी भी गैर कानूनी चीज़ की निशानदही करने में नाकाम हुए हैं और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया है कि इमरान खान ने अपने कंडक्ट की वजह से हक़ दिफा खो दिया है। इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की है और इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। जस्टिस आयशा मलिक ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन के अक्सरियती फैसले के मुताबिक पूरे केस में इमरान खान का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। ट्रायल कोर्ट ने मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान को जवाब दाखिल करने का मौका दिया, उन्हें आखिरी और फाइनल मौका भी दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को जवाब जमा कराने के लिए 9 मौके दिए और बिलाखिर इमरान खान ने 4 साल बाद अपना तहरीरी बयान जमा करवाया, जो उन्हें 30 दिन के अंदर जमा कराना चाहिए था। पूरी समाअत के दौरान इमरान खान का कंडक्ट तो हीनामेज़ रहा। ये बात बहुत वाज़ेह है कि इमरान खान ने इस केस की समाअत को हर स्टेज पर तूल दिया ताकि वो इस केस के फैसले को रोक सके। इमरान खान ने इस केस में ताखीरी हरबे आजमाए। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर ज़रूरी इल्तवा दिए गए, बार बार उन्हें फाइनल और हतमी वार्निंग दी गई और अदालतें यह करार दे चुकी है कि इस किस्म का इल्तवा देना इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। बेख्तियार अदालत नाइंसाफ़ी की बदतरीन शक्ल है। मौसर अदालती निज़ाम आईनी जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी का संग बुनियाद है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं और लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में मुदाखलत ना करने का दुरुस्त फैसला किया और हम भी इमरान खान की दरख्वास्त को मेरिट के बरखिलाफ समझते हैं, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। हमें शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा एक ऐसा फैसला जिससे हुकूमत को धचका लगा है, हुकूमत के ऊपर सवाल पैदा हो गए। ब्रेक के बाद हुकूमत को आज एक बड़ा धचका लगा है। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर झूठे केसेस बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वज़ीर आज़म ने आज आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर किया और उसके चंद घंटों के अंदर ही ये खबरें आ गई कि नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया है। आफ्ताब सुल्तान ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की रिटायरमेंट के बाद जुलाई 2022 में नैब की चेयरमैनशिप संभाली थी और 9 माह बाद ही दबाव का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि मैंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया था जो मुझे कबूल नहीं थी। मैं शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने नैब हेडक्वार्टर्स में अपनी अलविदाई खिताब में कहा
कि मुझे इस बात पर खुशी और इत्मीनान है कि उसूलों पर समझौता नहीं किया, किसी दबाव में नहीं आया, सारी जिंदगी उसूलों पर समझौता नहीं किया, पूरी जिंदगी और पेशा वराना हैसियत से कानून के मुताबिक अमल करने की कोशिश की। हमारा आइन तमाम मसाइल का हल पेश करता है। हम आइन पर अमल दरामद ना करने के बाइस सियासी और मुआशी मसाइल में फंस गए। सियासी अमल का जारी रहना और इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। किसी के खिलाफ झूठा केस बना सकता हूँ ना ख़त्म कर सकता हूँ। इस बुनियाद पर भी कोई रेफरेंस ख़त्म नहीं कर सकता कि मुल्जिम किसी ताकतवर शख्सियत का रिश्तेदार है। नैब के नौजवान अफसरान पर पूरा यकीन है कि वो कानून की बालादस्ती के उसूल पर अमल पैरा रहेंगे। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा मंजूर होने की खबर आते ही ये खबर भी आ गई कि नैब ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया है। इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च की सुबह नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है। नैब के नोटिस में इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों के बारे में पूछा गया है। तोहफों में शामिल 5 रोलेक्स घड़ियों और ग्राफ के सेट का सवाल पूछा गया है। नैब ज़राए के मुताबिक तोशाखाना केस में 7 मार्च को तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब किया गया है, जबकि फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब किया गया है। चेयरमैन नैब के मुस्ताफी होते ही तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर को खत लिख दिया है। आमिर डोगर की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने PTI अरकान के इस्तीफ़े का रद्द करार दिए हैं। 20 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI अपोजिशन की बड़ी जमात है, लिहाजा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ PTI की जानिब से होना चाहिए। खत में कहा गया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि नैब कवानीन के तहत चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान का किरदार है। लिहाजा आफ्ताब सुल्तान की जगह नई तैनाती PTI के अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। फवाद चौधरी ने भी आज कहा है कि चेयरमैन नैब से पहले नया लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए। कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो PTI के मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े के मामले पर हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा को दावत दी, मगर वो भी अपनी हुकूमत का इस पर भी दिफा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ इस वक्त इजाज़ सैयद साहब मौजूद हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया। आपने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया था कि मामला चल रहे हैं, चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े का मामला चल रहा है। एग्जैक्टली क्या हुआ? ज़ाहिर है ये तो उनके स्टेटमेंट से भी नज़र आ रहा है कि उन पर दबाव था, फिर उनके इस्तीफ़े के बाद ही हमने देखा कि तलबियाँ भी हो गई हैं। क्या रोकने की कोशिश नहीं की? क्या हुआ इस सारे मामले में? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। 2 बातें हैं इसमें। एक तो गवर्नमेंट की कुछ अपनी तरजीहात हैं और वो गवर्नमेंट चाहती थी कि उन तरजीहात पर अमल हो, साथ इस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर गवर्नमेंट के साथ ही है, और कुछ दोनों की अलग अलग तरजीहात भी थी। तो शायद जो आफ्ताब सुल्तान है उन तरजीहात पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे और वो रिफ्यूज़ कर रहे थे। वो चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो नैब लॉ है उसके ऊपर जो बुक में लिखा हुआ है उसके ऊपर एज इट इज़ अमल दरामद किया जाए। और वो गवर्नमेंट को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप जो लिखा हुआ लॉ है उसकी वायलेशन करेंगे, कोई झूठा केस बनाएंगे या कोई सच्चा केस बनाकर भी उसकी वायलेशन करेंगे, तो तब भी आपकी नेकनामी नहीं होगी और नैब के इदारे की नेकनामी नहीं होगी। ये इदारा पहले ही बहुत बदनाम हुआ है, तो इसको ऐसा ना करें और ना ऐसा करने के लिए पुश करें। तो वो मामला चलते रहे। मुख्तलिफ मुकदमात थे जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि इमरान खान के ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए। अगर इसकी तफसीलात में जाएँ तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ था कि इमरान खान साहब ने मिस यूज़ किया था हेलीकॉप्टर का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का। तो उस मामले में भी चाहती थी गवर्नमेंट के रेफरेंस एक बन जाए, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही नहीं चाहती थी, और लोग भी चाहते थे। तो आफ्ताब सुल्तान कह रहे थे कि ये मिस यूज़ जो हुई है गवर्नमेंट का एसेट वो दैट इज स्टिल विद दी गवर्नमेंट, उसके ऊपर नैब का केस नहीं बन सकता, रिकवरी बन सकती है, वो रिकवरी डाल देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं, जो कानून कह रहा है उसके मुताबिक होगा। और फिर वो रेफरेंस नहीं बना, इन्होंने रिकवरी के लिए लिखा, तो गवर्नमेंट इससे नाखुश थी। अभी आपने जिस तरह ये जिक्र भी हुआ कि इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और PTI के कुछ रहनुमाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। अगेन ये गवर्नमेंट चाहती है कि नोटिस वो जिसे कहते हैं झट मंगनी पट ब्या,
वो इस तरह का चाहती है गवर्नमेंट, वो शायद आफ्ताब सुल्तान नहीं कर पा रहे थे और वो गुरेज कर रहे थे इसलिए कि वो कह रहे थे कि कानून में नहीं लिखा। जिस तरह कानून में लिखा हुआ है कि पहले कंप्लेंट आएगी, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी, फिर इंक्वायरी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन की सतह पर हम ज़रूरत समझेंगे तो बुलाएंगे, फिर गिरफ्तारी ज़रूरी हुई तो करेंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। तो ये वो बेसिक तनाज़ा था। तो वैसा ये बताइएगा कि ज़ाहिर जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं वो एक बाकिरदार शख्सियत वाली शोहरत है, उनकी शोहरत जस्टिस जावेद इकबाल जैसी नहीं है, ना किरदार उनका जस्टिस जावेद इकबाल साहब जैसा मशहूर है। तो फिर हुकूमत ने तवक्को कैसे कर ली कि वो एक ऐसे किरदार वाले शख्स को लगाएंगे मगर उससे तवक्को वो रखेंगे कि उनका कंडक्ट जावेद इकबाल जैसा हो, जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में जावेद इकबाल साहब इस्तेमाल होते थे वैसे हो। ये तवक्को कैसे रख लिया? फिर बाद में माइंड चेंज हुआ हुकूमत का कि लगा तो एक बाकिरदार इंसान दिया है मगर काम दूसरे कराने हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाना है, तो ये काम नहीं हो पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में अंदाज़ा नहीं था। शहबाज शरीफ साहब पहले आफ्ताब सुल्तान को अपना खुसूसी मामले खुसूसी लगाना चाहते थे वफाकी वज़ीर के बराबर का, तो ही हैड रिफ्यूज़ड। और बाद में हमारी इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब ने इंटरवीन किया और नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे कि आफ्ताब सुल्तान जो है वो चेयरमैन नैब बने, और वो चेयरमैन नैब बन गए। तो जब वो चेयरमैन नैब बन गए तो फिर नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत ही उनके साथ नहीं चल सकी। ये हमने देखा, शायद उन्होंने गलत तौक़ुआत लगा ली थी, मालूम तो था उनको, और माजी का तजर्बा भी था जब वो DGIB थे 2014 के जो धरने हुए थे, तो उनको नाकाम करने में इनका रोल था। लेकिन ये शायद इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब तो ये कर रहे थे कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बाकी लोगों को और बाकी ब्यूरोक्रेट्स को या अफसर्स को डील करते हैं, जैसा हुक्म करते हैं और हुक्म बजा आवरी होती है, तो ये भी ऐसे ही करेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। साहब इसमें एक अहम बात यह भी है कि उस ज़माने में हमें याद है कि इमरान खान साहब इनके खिलाफ तकारीर क्या करते थे जब ये DGIB थे, और पर शदीद तनकीद करते थे, इनके किरदार पर सवालात उठाते थे। आज वही तहरीक इंसाफ इनकी तारीफ़ करती नज़र आ रही है। तो उस ज़माने में का जो किरदार था, क्या वो जहन में था? और ये समझती थी नून लीग के जी, क्योंकि उस वक्त इन्होंने बड़ा अहम किरदार किया था हुकूमत के खिलाफ जो साजिश हो रही थी धरने के ज़रिए उसे नाकाम बनाने में, तो शायद ये हमारे आदमी और हमारे आदमी वाला किरदार अदा करेंगे। देखिए शाहजेब, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और सिविलियन गवर्नमेंट थी जिसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के लोग और इमरान खान साहब मिल के साजिश कर रहे थे। तो आफ्ताब सुल्तान को उस वक्त भी ऑफ़र की गई थी इस्टेब्लिशमेंट साइड से कि आप हमारे साथ मिल जाएं, तो एट दैट टाइम उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। तो इस दफ़ा इनका जो पुराना रिकॉर्ड था उसके तहत इनको ये ख्याल था कि हमारे साथ का मतलब है कि हम जो भी कानूनी और गैर कानूनी काम कहेंगे तो वो हो जाएगा। तो शायद इस तरह नहीं हुआ। ये गलत एक्सपेक्टेशन थी, कैलकुलेशन गलत थी। और दूसरी अहम वजह ये थी कि चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट थी, चेयरमैन नैब के तौर पे जो अपॉइंटमेंट थी, ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी नहीं थी। और ये नवाज शरीफ साहब की थी या किसी कुछ और थी? ये इस दफ़ा जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट थी ये नवाज शरीफ साहब की थी। हमारी इतलात के मुताबिक जरदारी साहब भी शायद इस पे थोड़े से नाक़िद थे, क्योंकि जरदारी साहब के दौर में जब वो सदर थे तो ये IB चीफ रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। तो जरदारी साहब कुछ चीज़ें चाहते थे जो शायद आफ्ताब सुल्तान साहब ने नहीं की थी एट दैट टाइम, तो उस वजह से जरदारी साहब भी इनसे कोई इतने खुश नहीं थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो इन्फ्लुएंस है वो हुआ यूज़ और ये चेयरमैन नैब बने। बहुत शुक्रिया। एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कल से अपनी जेल भरो तहरीक भी शुरू कर रही है। फवाद चौधरी ने आज ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया है कि तमाम एक फैसले के तहत आगे बढ़ेंगे। पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में लिखा है कि जेल भरो तहरीक के तनाजुर में अमन व अमान की सूरत हाल पर आज तफसीली ब्रीफिंग ली। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा और कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। अमन दुश्मनों का रिकॉर्ड रखा जाए और इसे उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वाजे किया जाएगा। और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से तवील मुलाकात के बाद मोनिस इलाही, हुसैन इलाही
और अपने साबिक MPS समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के साथ खड़े होकर इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि फवाद चौधरी ने न सिर्फ परवेज इलाही की पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया बल्कि यह भी कहा कि परवेज इलाही को पार्टी का सदर बनाने की पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो है उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है। सियासत में क्या क्या होता है, वक्त कैसे कैसे बदलता है। कुछ दिन पहले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर परवेज इलाही मजम्मत करने के बजाय मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अगर फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाते तो हमारी पंजाब हुकूमत कायम रहती। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें। एक साल और लग जाता ना इतने तो इन्हों के कपड़े भी नजर नहीं छाने नून लीग दे। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। आज इन्हीं फवाद चौधरी के साथ खड़े होकर परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया और इमरान खान उन्हीं परवेज इलाही को अपनी पार्टी का सदर बनाने जा रहे हैं जिन्हें वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या जन्म शरफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाही एक डाकू है। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत मिनी बजट पास कर चुकी, अब सारी नज़रें IMF की तरफ है। बार बार हुकूमती ज़राए कह ज़रूर रहे हैं कि इसी हफ्ते मामला तय पा जाएंगे, 3 दिन में मामला तय पा जाएंगे, मगर क्या अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हुकूमत को करनी है। मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा द न्यूज़। मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं और कोई इख्तलाफ नहीं रह गया है और होने वाला है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, या अभी भी बहुत सारे मामलात हैं जो हुकूमत को करने हैं और कहीं ना कहीं इख्तलाफ है? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पे हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दाम कर लिए। गैस का टैरिफ बढ़ाया, बिजली का टैरिफ बढ़ाया, उसके अलावा मिनी बजट जो है वो आपने देखा कि कल कौमी असम्बली ने उसको अप्रूव कर लिया। 170 रुपये के टैक्सेस लगाए जिसमें GST के रेट में इजाफा किया गया। बाकी जो लग्जरियस आइटम्स हैं उन पे 25% तक का रेट बढ़ाने की इजाज़त दी गई। लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज़ बाकी हैं जिनमें सबसे पहले तो जो फॉरेन फाइनेंसिंग है उसकी कंफर्मेशन जो है उस पर बातचीत जारी है। आज ही सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें उन्होंने बताया कि एक कमर्शियल लोन जो है वो आज रीफाइनेंस की कंफर्मेशन आ गई है। उन्होंने नाम नहीं बताया, वो चाइना का लोन था $700 मिलियन का। और बाकी भी जो चाइनीज़ लोन है अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि बाय एंड ऑफ दिस वीक और या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये सारी कंफर्मेशन आ जाएगी। पावर सेक्टर अभी भी एक इशू है। पावर सेक्टर के कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व हैं। जब मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया तो इस टाइम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IMF का जो मिशन है उसके दरमियान वर्चुअल बातचीत जारी थी और 2 इश्यूज़ उसमें थे। एक तो ये कंफर्मेशन वाला इशू फाइनेंसिंग का, फॉरेन फाइनेंसिंग का, और दूसरा पावर सेक्टर का। और ये जब रिजॉल्व होंगे तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। एक चीज़ इसके अलावा भी है और वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी IMF की प्रिस्क्रिप्शन जो है कि टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी IMF की जो बुनियादी मेन्यू है उसके अंदर ये शामिल है। तो ये 3 चीज़ें जब रिजॉल्व होंगी तो उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो जो हुकूमत को उम्मीद है कि 3 दिन में इस हफ्ते में हो जाएगा, ये आपके ख्याल में फिर ज़रा मुश्किल नज़र आता है? देखें, हुकूमत तो ये लास्ट वीक से ये कह रही है कि ये जो रवां हफ्ता है इसके दौरान ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो पावर सेक्टर का इशू है उसमें हुकूमत को ये फैसला करना है कि क्या वो किसी न किसी मद में टैरिफ को मज़ीद बढ़ाएगी या कोई एडिशनल टैक्सेस की बात करेगी। कुछ कन्फ्यूजन है अभी इसके ऊपर। आज भी जब मैं आ रहा था तो मैंने अथॉरिटीज़ से पूछा कि आपने अल्टीमेटली क्या फ़ैसला किया है, तो वो ये कह रही थी कि हम अभी डिस्कशन जारी है,
अभी हमने अल्टीमेटली ये तय नहीं किया कि ये पावर सेक्टर के इश्यूज खड़े हुए हैं इनको किस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। मेरे ख्याल में अब ज़रूरत है कि जो भी हुकूमत ने करना है वो तय करे ताकि जल्द से जल्द जो IMF का प्रोग्राम है ये रिवाइव हो सके। बहुत शुक्रिया। आज को इतना ही, दादी, अल्लाह हाफ़िज़।